सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया। तो आंसर होगा केरल में। और हमारे जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने ही केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी उद्घाटन किया। तो इस तरह से ये भारत का पहला जिला होगा जहां केस फाइल करने से लेकर अंतिम निर्णय तक पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस कागज मुक्त होगा। इसमें एआई तकनीक का भी इस्तेमाल होगा, सब ऑनलाइन होगा, सब डिजिटल होगा, एआई का इस्तेमाल होगा, पर कागज का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया, तो केरल में। केरल में भी कहा, केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अब इसी से संबंधित कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करवाता हूं। देखो, एक तो ये याद रखना, अगर पूछे कि भारत की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है, नागालैंड 2022 में बनी थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार ये कहां की बनी थी, दुबई की। पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। और ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है कि भारत का पहला कागज रहित बजट किस वर्ष पेश किया गया था, तो आंसर होगा 2021 में। ये एसएससी जेई के एग्जाम में आया था। एक ये भी याद रखना, अगर पूछे भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहां पर कराया गया था, मध्य प्रदेश में। ये 2024 की बात है। भोपाल के रतनपुर ग्राम पंचायत में ये कागज रहित चुनाव कराया गया था। तो ये वो वाली न्यूज है। इसी तरह से कुछ और डिजिटल होने वाले प्रश्न देखो। अगर पूछते हैं भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है, अकोदरा गुजरात के साबरकांठा जिले में है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत केरल की पुल्लमपारा पंचायत, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहां पर किया, गुवाहाटी में। देश का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरल। डिजिटल शेंजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री फ्रांस। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना था केरल। और भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की थी, बिहार। और एसआईआर जिसे आप कहते हो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, तो इसके तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला भी पहला भारतीय राज्य अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था ये तो हमने लेटेस्ट। तो आंसर होगा राजस्थान। और आज वाला प्रश्न हमारा क्या था कि भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन कहां पर किया गया, केरल में। अब केरल की स्टैटिक एक बार देख लेते हैं। ये रहा मैप में केरल। कैपिटल देखो क्या होती है इसकी, तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नेकोना, वृक्ष है नारियल का फल है कटहल, मछली है यहाँ की राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क है, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क है, इडुक्की डैम यहाँ पर है पेरियार नदी पर। यहाँ का क्लासिकल डांस कथकली भी है और मोहिनीअट्टम भी है। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। कुछ फेस्टिवल्स है, ओणम हो गया, त्रिशूरपुरम हो गया, अट्टुकल पोंगल, मकर विलक्कू, विशु उत्सव, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है, तो विशु उत्सव आंसर होगा। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, जबकि तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है और सबरीमाला टेम्पल आपको मिलेगा केरल में ही। ये केरल से कुछ स्टैटिक प्रश्न भी हमने रिवाइज कर लिए जो इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को अभी लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और उन्नत टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, ताकि रिसर्च को मार्केट में लाया जा सके। मतलब लेबोरेटरी में जो भी ये स्टार्टअप्स हैं, कोई भी अगर लेबोरेटरी में प्रोडक्ट को बनाते हैं तो केवल वो वहीं तक सीमित न रहे। अगर वो अच्छा प्रोडक्ट है तो उसको मार्केट तक लेकर के आए, उसका मास प्रोडक्शन करे और मार्केट में उसे लेकर के आए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये जो पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। और इस पॉलिसी में तमिलनाडु कितना निवेश कर रहा है, 100 करोड़ रुपए, जिससे 100 स्टार्टअप्स को, जो इंपॉर्टेंट जो टॉप स्टार्टअप्स होंगे उनको मदद मिलेगी इससे। तो तमिलनाडु का इससे इस पॉलिसी को लाने से उद्देश्य यही है, राज्य को देश का सबसे बड़ा डीप टेक हब बनाना है। डीप टेक का क्या मतलब हो गया, डीप टेक का अगर मतलब जानना चाहो तो आप कह सकते हो ये वो टेक्नोलॉजी है जो गहरे वैज्ञानिक रिसर्च पर बेस्ड होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि भैया अभी तमिलनाडु ने ऐसी कंपनियों के लिए एक खास पॉलिसी बनाई है जो इन नई टेक्नोलॉजीज पर काम करती है। तो प्रश्न ऐसे ही आएगा
कि डीप टेक स्टार्टअप नीति पॉलिसी को शुरू करने वाला भी पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अब मैं आपको तमिलनाडु ले चलूंगा, लेकिन इसी तरह से कुछ और राज्यों ने भी अपनी अपनी नई पॉलिसी चलाई थी। तो पॉलिसी से ही संबंधित, नीतियों से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अगर पूछे पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की थी? उत्तराखंड ने। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? उत्तराखंड। और सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात। अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। इथेनॉल नीति रखने वाला या शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा मंत्रालय ने खत्म कर दिया। याद रखना, इसका मतलब क्या हो गया? इस पॉलिसी को खत्म करने का मतलब कि अब 5वीं और 8वीं कक्षा के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जो कि राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह लेगा। ठीक है, तो ये नीतियों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रिवाइज करे। और तमिलनाडु की हमारी बात हो रही है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई होती है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर है आर.एन. रवि। राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। पक्षी है एमरोल्ड डोव। वृक्ष है ताड़ का। पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। मधुमलाई नेशनल पार्क है। गुंडई नेशनल पार्क है। अन्नामलाई नेशनल पार्क है। मुकुर्ती नेशनल पार्क है। क्लासिकल डांस यहाँ का भरतनाट्यम है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली, याद रखना, पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू उत्सव मनाते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स देखो, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुजम हो गया, आदि पेरक्कू चितिरई महोत्सव, हेताई अम्मान महोत्सव। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है तमिलनाडु से, तो ये सब ध्यान में रखना। ये हमने तमिलनाडु के स्टैटिक देख लिए। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा भी किसने कर दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, अभी उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने की घोषणा कर दी है। और इन 66 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हो गया, UNFCCC हो गया, IPCC जैसे महत्वपूर्ण संगठन भी हैं जिनसे अमेरिका बाहर हो रहा है। पर क्यों हो रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये संगठन फिजूल खर्ची है और अमेरिका के हितों की ये पूर्ति नहीं करते, इसलिए हम इनसे बाहर हो रहे हैं। क्योंकि संगठनों का हिस्सा है तो उसे पैसे भी देने पड़ते हैं, तो उसे इन्होंने फिजूल खर्ची बताया और बाहर हो गए अल्टीमेटली। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। आप जानते ही हो, फ्रांस और भारत ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी 2015 में COP21 के दौरान। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और अभी कुछ समय पहले इसके नए डायरेक्टर जनरल बने थे आशीष खन्ना। और अमेरिका के बारे में बता दूं कि अमेरिका ने नवंबर 2021 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। वैसे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य नहीं है, पर उसने एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए थे। मतलब वो सदस्य बनने की राह पे था, आप कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर कर चुके हैं इसके ऊपर। लगभग 120 से ऊपर देश हैं, लेकिन जो पूर्ण सदस्य देश हैं वो अभी टोटल 107 है। लेटेस्ट अभी 2025 में 107 नंबर का बना था मालदोवा। और हमने देखा भी था अमेरिका पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और UNHRC से भी अलग हो चुका है। UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, आप बताना। अभी 2025 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, इसका शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा इसका उदय। तो अभी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना नया एक मैस्कॉट लॉन्च किया है, उसका नाम उदय रखा है। UIDAI इसने ही हमारा आधार कार्ड बनाया है। और अभी इसने जो ये शुभंकर लॉन्च किया है, इसे आधार सेवाओं के बारे में जनता की समझ को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे इस शुभंकर का जो डिजाइन है वो तैयार किया है केरल के अरुण गोकुल ने, और इसका नाम दिया है भोपाल की रिया जैन ने। मतलब डिजाइन और नाम के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो इनके नाम और डिजाइन को सिलेक्ट किया गया। अच्छा, UIDAI की पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद मैस्कॉट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। तो UIDAI की फुल फॉर्म तो देख ली ना हमने, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखना, अभी इसके CEO बने थे
भुवनेश कुमार और इसके चेयरमैन है नीलकंठ मिश्रा। और UIDAI की जो स्थापना है 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, उसके तहत की गई थी। और वर्तमान में ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसे 2016 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया था और इसी ने 2009 में आधार को लॉन्च किया था। इसके पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो थे नंदन नीलेकणी। आधार नंबर, जो आपका आधार कार्ड पे जो नंबर है, वो कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। और इसके लिए केस हमने बहुत चर्चा में रहा था, पढ़ा भी था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया था अनुच्छेद 21 के अनुसार। कौन सा केस था? पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, तो ये तो UIDAI से संबंधित बातें हो गई। आज हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया करंट अफेयर्स में कि इसने नया मैस्कॉट लॉन्च कर दिया, उसका नाम उदय है। उदय नाम कैसे बना होगा? इसका जो नाम है UIDAI, बस इसमें तो यहाँ से आई हटा दिया, उदय बन गया, UDAI उदय। अब कुछ मैस्कॉट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे 2025 में उत्तराखंड में, उसका मैस्कॉट मौली था। पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने होस्ट किया था नई दिल्ली में, उसका मैस्कॉट था तेजस और तारा, जो कि हिरण है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, मैस्कॉट था उज्ज्वला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां एडिशन हुआ था, ये सब 2025 में हुए थे बिहार में, और मैस्कॉट इसका गतसिमा है। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो भारत में हुआ था नई दिल्ली में, और उसका मैस्कॉट विराज था। उसके अलावा एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 भी बिहार के राजगीर में हुई थी, उसका मैस्कॉट था अशोक, जो कि एक खरगोश था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहली बार हुए थे श्रीनगर के डल झील में, उसका मैस्कॉट हिमालयन किंगफिशर। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप राजगीर बिहार में हुआ था, उसका मैस्कॉट है चांद। उसके अलावा 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप ये भारत में हुआ था अहमदाबाद में, इसका मैस्कॉट है जलवीर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये अभी फरवरी में होगा, 2026 में पहली बार होगा। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इसका मैस्कॉट क्या है? मोरवीर है। और हाँ, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री ने अपना नया शुभंकर लॉन्च किया है। उसका शुभंकर क्या है? मैस्कॉट, उसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैस्कॉट न्यूज में थे मैंने आपको एक साथ यहाँ पे रिवाइज करा दिए एक ही शीट पे, ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है? तो आंसर होगा कतर। तो वर्ल्ड बुक फेयर 2026 इसका ये 53rd नंबर का एडिशन है, जो 10 जनवरी यानी कि आज शुरू हो रहा है और 18 जनवरी तक चलेगा। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और इसमें थीम भी है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक @75। मतलब इस बार का ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये भारतीय सशस्त्र बलों, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को समर्पित है। और पहली बार हो रहा है कि इसमें इस बार जो एंट्री है वो फ्री रखी गई है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? नेशनल बुक ट्रस्ट, ये इसका आयोजन करता है। और गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कतर है, जबकि फोकस कंट्री है स्पेन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। इसी तरह का एक प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी हमने पढ़ा था 2-4 दिन पहले। 39 नंबर का जो सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, जिसका आयोजन होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। इसमें थीम स्टेट कौन था? उत्तर प्रदेश और मेघालय, जबकि भागीदार देश पार्टनर कंट्री हैं जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वो। ठीक है, तो उसी तरह का प्रश्न है, तो मुझे लगा वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं यहाँ पे, और ये आज हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना मेरे भाई। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को अभी GI टैग दिया गया? तो यह है राजस्थान का। तो अभी राजस्थान के नागौर जिले की नागौरी अश्वगंधा को अभी GI टैग दे दिया गया है। और इस तरह से GI टैग पाने वाला आप कह सकते हो ये राजस्थान की दूसरी कृषि उत्पाद है। इससे पहले सोजत मेहंदी को दिया गया था, जो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसमें ये दूसरा है राजस्थान का। वैसे तो राजस्थान के और भी कई प्रोडक्ट्स को दिए जा चुके हैं, लेकिन खास तौर पे कृषि उत्पाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नागौरी अश्वगंधा जो कि अपने औषधीय गुणों के लिए फेमस है। देखो, GI टैग की बात करते हैं। GI मतलब हो गया जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक्ट है 1999 का, जो लागू हुआ था 2003 में। पहली बार दिया गया था 2004-5 में दार्जिलिंग टी को, जो पश्चिम बंगाल की है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर GI टैग दिया जाता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? तो याद रखना 10 सालों के लिए, उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और पेटेंट की अगर बात होती है तो 20 सालों के लिए उसकी जो वैलिडेशन है वो रहती है। GI टैग जारी करने वाला जो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है वो कहां पर स्थित है? चेन्नई में। और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि भारत सरकार का लक्ष्य क्या है 2030 तक? 10,000 प्रोडक्ट्स को GI टैग देना। कुछ लेटेस्ट अभी 2025 में वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला था, लेकिन जो लेटेस्ट वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को GI टैग दिया गया।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की मैंडेरिन ऑरेंज को मिला। उत्तर प्रदेश के मेरठ के बिगुल को और मथुरा की जरी पोशाक को मिला। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड जिसे दाओ कहते हैं उसको मिला। सिक्किम के तुंगबुक को जो कि 3 तार वाला वाद्य यंत्र है, और पुनतोंग पलित जो कि बांस की बांसुरी है, ये सब लेप्चा वाद्य यंत्र हैं, लेप्चा समुदाय के द्वारा यूज किए जाते हैं, उनको मिला। मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड को मिला। गुजरात के अंबाजी मार्बल को दिया गया। और उसी तरह से तमिलनाडु के ये 5 उत्पाद थे जिनको जीआई टैग मिला। अच्छा, राजस्थान वाला पढ़ाना आज हमने, एक राजस्थान से भी याद रखना, 2025 में राजस्थान की सांगरी को मिला था। सांगरी वहां का एक राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी हम पढ़ते हैं जब भी राजस्थान की बात होती है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी, तो उसी की हरी फली होती है सांगरी, ठीक है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। इस सांगरी की सब्जी भी बना बना के खाते हैं, तो उसको जीआई टैग मिल चुका है 2025 में ही, तो वो भी ध्यान में रखें आप, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा ए के बाला सुब्रमण्यम को। तो याद रखना कि अभी ए के बाला सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और उन्होंने यहाँ पे किनका स्थान लिया? डॉक्टर डी के शुक्ला का। ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, इसकी स्थापना होती है 15 नवंबर 1983 में। इसकी स्थापना तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहे थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने ही परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। और काम क्या होता है इसका? देश में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है ना, उनकी निगरानी ये करता है। उनके लिए जो भी नियम बनाने हैं, जो भी नियम कायदे करने, उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है, आप कह सकते हैं। और उसी के अध्यक्ष अभी बने हैं ए के बाला सुब्रमण्यम। अब अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करें। तो बार्क इंडिया के भी अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अभी तीसरी बार बने लगातार अजय सिंह। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। और प्रधानमंत्री जी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने अनीश दयाल सिंह। फसाई के नए सीईओ रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका फिर से बने और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था एनालेना बैरबॉक को, जर्मनी से हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने उर्जित पटेल। 29 नंबर की महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बनी थी टीसीए कल्याणी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी बनाया गया भूपेंद्र गुप्ता को। खनन मंत्रालय के नए सचिव बने पीयूष गोयल। और हमारे नए अभी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे सीपी राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से हैं। इन्होंने हराया था बी सुदर्शन रेड्डी को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लगभग 14 अपॉइंटमेंट्स हमने देखे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न पे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए। काफी सारे जो हमारे बिहार के भाई बहन हैं वो कह रहे हैं बिहार दरोगा के लिए 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो करंट अफेयर्स के, या बाकी किसी और भी एग्जाम के लिए कह रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूं, क्या मैं आपको टॉपिक वाइज करवा दूं? क्या मिक्स में एक साथ कर रहा हूं? उससे बेस्ट मुझे लग रहा है टॉपिक वाइज करवाना। टॉपिक वाइज मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैंने अवार्ड सेक्शन उठा लिया, तो 2025 में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड वाले प्रश्न थे हम उसको पहले निपटा दें एक बार में, फिर कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे, फिर उसको निपटा दिया, इस तरह से। जिससे क्या होगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज भी हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले जो होंगे समाप्त हो जाएंगे, और एक साथ इतना लंबा सेशन भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। अब बस एक चीज आप मुझे बता दो, जब मैं टॉपिक वाइज अगर सेशन आपको पसंद है, अगर आप एग्रीड हो कि हाँ बना दो, तो एक बात मुझे जरूर बताओ कि जो मैं आपका सेशन तैयार करूं तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के तैयार करूं या वन लाइनर में लेकर के चलूं। जैसे हमने पढ़ा, एक उदाहरण दे रहा हूं भाई, 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया या किसे दिया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल। ये आंसर हो गया, वन लाइनर में ये खत्म हो गया। या थोड़ी सी डिटेल में मैं जाना चाहूं कि भैया किस वर्ष के लिए इनको मिला है, और ये किस भाषा के लेखक हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उस राज्य के ये पहले साहित्यकार बन गए ये अवार्ड पाने वाले। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बताता हुआ चलूं, ये बात आपको क्लियर करना है। इससे फर्क इतना सा आएगा कि अगर वन लाइनर में चलता हूं तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है, क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है। थोड़ी सी डिटेलिंग लेकर के चलूंगा तो फिर टाइम बढ़ेगा। तो जो आप कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी वाला जो सेशन, ये डेली करंट अफेयर्स का मैं सेशन तैयार करता हूँ, मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बार बार आपको रिविजन करा रहा हूँ, ताकि ये चीजें आपको रट जाए समय के साथ साथ। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सेशन को छोटा करिए, सेशन को छोटा करिए। 5 मिनट छोटा कर दूंगा, उससे क्या बचा लोगे आप, मुझे बताओ?
उस 5 मिनट का क्या इस्तेमाल कर लोगे आप? लेकिन इस 5 मिनट से मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। बस कंडीशन ये है, वो 5 मिनट आपको 100% मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो नए नए करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ना चालू कर रहे हो। पुराने स्टूडेंट्स जो सफल हो चुके हैं, उनके एक बार जाकर के कमेंट्स पढ़ना, उनके व्यू जानना। वो यही कहते हैं, आप इतनी बार रिवाइज कराते हो कि हमें ये चीजें याद हो गई है, एग्जाम में फटाक से याद आता है। एग्जाम टाइम पे फिर हमें ढूंढने नहीं पड़ते हैं कि कोई मैराथन देख लें, कोई क्या कर ले, हमें सब कुछ याद है। हम स्टार्टिंग से ही डेली 5-5 मिनट जो एक्स्ट्रा दे के आए ना, डेली एक्स्ट्रा 5 मिनट दे रहे हैं। 20-22 मिनट की जगह 28 मिनट का, 27 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, तो डेली 5 मिनट एक्स्ट्रा देना हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा है, उससे हमें लास्ट में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। लास्ट में फिर 6-6 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई मैराथन देख लें 6 घंटे वाली, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लें 5 घंटे वाली, 4 घंटे वाली। तो 5 मिनट डेली दे दो, वो अखरेगा नहीं बाद में 7-8 घंटे एक साथ देने से। वो एक साथ वाले वीडियो में कुछ याद भी नहीं रहता, असल बात तो ये है। फिर भी मेरा तो पूछना फर्ज है। आप मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कि टॉपिक वाइज लेकर के आ जाऊं ना, और उसके बाद वन लाइनर लेकर के आऊं या थोड़ी डिटेलिंग डालूं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप बताना, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं भैया? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, तो उसी याद में हम 9 जनवरी को ये दिन मनाते हैं। पहली बार इसे 2003 में मनाया गया था। 2003 से 2013 तक हम हर साल मनाते आ रहे थे, लेकिन फिर 2015 से हमने इसको हर 2 साल में एक बार मनाना शुरू कर दिया। तो लास्ट आप देखोगे 2023 में हमने 17वां संस्करण मनाया था इंदौर मध्य प्रदेश में। 2025 में 18वां मनाया था उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में, जहां पे आपको याद होना चाहिए चीफ गेस्ट कौन थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू। और उसमें थीम भी थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो अब जो अगला 19वां इसका संस्करण होगा वो 2027 में होगा। ठीक है, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस आपको याद तो है ही सही, 9 जनवरी को होता है। तो इसीलिए इस बार आप देखोगे तो कोई कार्यक्रम का किसी तरह का हर्षोल्लास नहीं हो रहा है। आप सोचो कि इस बार तो गेस्ट क्यों नहीं बुलाए, क्योंकि आयोजन ही नहीं हो रहा, तो कहां से बुलाएंगे। वैसे आपको याद है जनवरी में कौन कौन से दिवस मनाए हमने? 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, और 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने पंखुड़ी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, जिसकी मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने पंखुड़ी नाम से एक डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता लाना। मतलब ये पोर्टल महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाले जो भी संस्थान है उनको आपस में जोड़ेगा, जिससे काम ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी हो सकेगा। और इसी मंत्रालय से 2-3 बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इसी मंत्रालय ने 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ था मुंबई में, वहां पे पोषण ट्रेकर पहल को लॉन्च किया था। और इसी मंत्रालय से 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि जो 27वां ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था मुंबई में, उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रेकर पहल के लिए, इसकी जो पोषण ट्रेकर पहल है उसके लिए इसे ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 मिला था। शी बॉक्स पोर्टल को इसने लॉन्च किया था, और जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल को भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की अभी घोषणा कर दी है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक बात मुझे और याद आती है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्लो पढ़ाओ। ये शायद नए जो हमसे स्टूडेंट जुड़े हैं उनके कमेंट होते हैं, या जो पहली बार अभी कंपटीशन की तैयारी करने उतरे हैं, शायद हो सकता है उन्हीं के कमेंट हो, स्लो पढ़ाओ। आप मुझे बताओ, क्या वास्तव में मैं फास्ट पढ़ाता हूँ क्या? अगर आप इसे फास्ट मानते हो तो आपको ये मानना चाहिए कि मैं फास्ट नहीं हूँ, आप स्लो हो। इतना फास्ट तो आपको होना पड़ेगा। ये 2010 2011-12 वाला जमाना नहीं है कि कंपटीशन बहुत कम होता था। आजकल, पहले होता था कि अरे 500 पोस्ट आई है, अरे क्या भरेंगे रहने, तो आज तो 100 पोस्ट आएगी ना, तब भी लाखों लोग भरेंगे उसको, अरे भर लेते हैं, कुछ नहीं से तो कुछ से बहुत। मतलब आप यूं समझो कि एक एक पोस्ट के लिए हजार हजार बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं। तो आपका इंतजार नहीं करेगी सीट कि मेरे प्यारे सर आएंगे, मेरी प्यारी मैडम आएगी, ये सीट पे तो वही बैठेगी। आप नहीं, आपका भाई सही, तो कोई इंतजार नहीं करेगा आपका। तो मुझे स्लो मत कराओ, अपने आप की स्पीड बढ़ाओ। हो सकता है देखो नए नए हो तो इतनी स्पीड आपकी हो नहीं, लेकिन पहले ये मान के चलो कि मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ,
ये मानो कि आपकी खुद की स्पीड स्लो है, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो मुझे खींच के पीछे मत करो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कत आएगी, लेकिन करना पड़ेगा मेरे भाई। कंपटीशन निकालना है तो करना पड़ेगा। अब मैं करंट अफेयर्स में क्या फास्ट पढ़ाता हूँ ये बताओ, अभी इसी चीज को मैं पढ़ाऊँ, और मैं तो आपको चीजें लिख करके लेकर के आता हूँ। स्टूडेंट्स ने कहा लिख करके लाओ, तो जो कहते हैं वो करके लेकर के आता हूँ। लेकिन अगर स्लो को होगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? अभी आप मान लो इसी चीज को पढ़ाना है, तो उस्मान ख्वाजा वे ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं, और अभी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कोई 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, चीजें सामने लिखी हुई है, मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी आप चीजों को कैच नहीं कर पा रहे हो, आपका दिमाग नहीं पकड़ पा रहा है, तो फिर गलती किसकी है? और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है मेरे भाई, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ तो आप पकड़ के मुझे स्लो कर दो। यूट्यूब में सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे स्पीड का ऑप्शन होता है, बढ़ानी है तो 2x कर दो, कम करनी है तो 0.5x कर दो, सब आपके हाथ में है। तो मुझे पीछे मत खींचो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। माफ करना आज मैंने आपका समय ले लिया, वैसे मैं आपका समय लेता नहीं हूँ, लेकिन डेली अगर इस तरह के कमेंट आएंगे तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। कुछ मोटिवेशनल तो कमेंट आते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि यार सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। मोटिवेट करो तब तो मजा भी आए, मेरा भी उत्साह बढ़े, मैं भी और अच्छा करूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं, उल्टा होता है। ठीक है, तो प्रश्न आ गया समझ में? क्या प्रश्न था? प्रश्न ही जनक आ गया। उस्मान ख्वाजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के ये पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं, और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 6206 रन, 16 शतक और 88 मैच खेले हैं, और इन्हें 2023 में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला था। अच्छा, इसके अलावा एक और इसी तरह का प्रश्न है, उसके लिए अलग से प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि एक भारतीय धावक है जिनसन जॉनसन, केरल के हैं वैसे ये, और अभी उन्होंने भी प्रोफेशनल एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, उसमें 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता था, और 2019 में भी 1500 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। जिनसन जॉनसन उनका नाम है। तो इस एक ही प्रश्न में मैंने आपको दो संन्यास वाले, रिटायरमेंट वाले प्रश्न करा दिए, ध्यान में रखना। बाकी ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और प्लीज अच्छा लगता है तो जरूर बताया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मोटिवेशन, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, हर किसी को होती है, मैं भी मोटिवेटेड फील करूं। और सपोर्ट जरूर कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में अपने इन वीडियोस को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। मैं आप लोगों को 100% बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ कम से कम समय में। बीच में किसी तरह का कोई प्रचार नहीं, कोई टेलीग्राम, कोई फालतू बात नहीं करता हूँ। कहीं भी चले जाओ फालतू बात होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोग फिर मेरी टांग खिंचाई करते हैं, मैं कुछ करता नहीं हूँ फिर भी। मेरी टांग खींचने से अच्छा है अगर कुछ अच्छा बता रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो उसे सपोर्ट करो, मैं आपके लिए और बेहतर करूंगा। तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। क्विज आपको बताइए, प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो फिर अगला देखते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, माधव गाडगिल का निधन हो गया, वे क्या थे? पर्यावरणविद। फिर पूछा अभी 2026 के 39 नंबर के सूरज कुंड मेले में थीम स्टेट होगा उत्तर प्रदेश और मेघालय। और एक बुक आई है हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरगाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2026। अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी। भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किया नई दिल्ली में। चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DAX को अभी किससे लॉन्च किया गया था? मतलब अभी नहीं, पहले लॉन्च किया गया था, PSLV C58। किसने रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की? दिल्ली। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पर शुरू हुआ? विशाखापत्तनम। और RBI की रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का NPA 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हो गया? 2.1%। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।